आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ 91.2 NIVH हेलीदून से। और EIC के बारे में मैंने अभी तक आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। आगे भी हम आपके लिए स्पेशल एजुकेटर्स लेके आए हैं ताकि वो आपकी मदद कर सकें, आपके जीवन में आसानियाँ ला सकें। और आज के इस सेशन में हमारे साथ है गायत्री, जो कि स्पेशल एजुकेटर है NIEPVD EIC से। हेलो गायत्री, कुछ हमें बताएं पहले EIC के बारे में कि EIC की ज़रूरत जो है वो बच्चों को क्यों पड़ रही है, क्यों पेरेंट्स को आना चाहिए EIC की तरफ। पहले EIC के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ EIC में हम अलग अलग तरह की विकलांगताओं के लिए थेरेपी देते हैं और जो 0 to 6 साल तक के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके लिए थेरेपीज हम देते हैं। तो EIC में क्या क्या थेरेपीज मिलता है ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है साइकोलॉजिकल थेरेपी। सो ये सारे थेरेपीज हमें EIC में मिलते हैं, हम देते हैं। तो पेरेंट्स को EIC में क्यों आना है और स्पेशल एजुकेशन में क्या मिलता है उनको और पेरेंट्स की ज़रूरत क्यों है स्पेशल एजुकेशन में इन्वॉल्व होने का। तो पहला बात ये है कि हमारे पास जो टाइम मिलता है, हम थेरेपीज जो देते हैं वो आधे घंटे या 1 घंटे मैक्सिमम के लिए देते हैं और एक दिन में ज़्यादा टाइम तो पेरेंट्स के पास ही मिलता है। तो जितना भी हम यहाँ पे देते हैं, जो स्कूल में हम जैसे भी हम स्कूल में थोड़ी देर के लिए हम मतलब क्लासेस होते हैं, जैसे कि एक पीरियड एक ½ एन आवर का होता है या तो 1 आवर का होता है मैक्सिमम, तो वही हम घर में भी आके होमवर्क कर रहे हैं। क्यों हम होमवर्क कर रहे हैं? ताकि बच्चे को और अच्छे से याद होगा, प्रैक्टिस होगा, इस वजह से बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। तो वही यहाँ पे अप्लाई होगा, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो भी हम थेरेपीज देते हैं, जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो अगर पेरेंट्स घर में भी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों में ज़्यादा असर पड़ेगा और अच्छे से सीख पाएगा। तो इसीलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमने EIC के बारे में पहले भी जाना है, हमारे और भी एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने जानकारी दी है, लेकिन इसमें जो खास रोल है स्पेशल एजुकेशन का मैंने देखा है कि मतलब किसी भी बच्चे को जब भी आप असेसमेंट करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी देनी है, लेकिन एक स्पेशल एजुकेशन एक ऐसा सेक्शन है जिसकी ज़रूरत हर बच्चे को पड़ रही है, चाहे वो उसको किसी भी तरह की थेरेपी की नीड हो। तो मतलब क्या अहम रोल देता है स्पेशल एजुकेशन बच्चों को, वो आप ज़रा बताएं। स्पेशल एजुकेशन में हम क्या क्या फोकस करते हैं? तो स्पेशल एजुकेशन में मेन 2 एरियाज हैं, जो है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, जो खुद का काम खुद करने के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो हम देते हैं। दूसरा है एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स में भी फंक्शनल एकेडमिक्स बोलते हैं। फंक्शनल एकेडमिक्स का मतलब ये है कि रोज़ का काम करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना भी पढ़ाई लिखने की ज़रूरत होती है उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कम से कम एक बच्चा वो सीख जाए ताकि वो जो फंक्शनल नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। तो यही खास रोल है, मेन रोल है स्पेशल एजुकेशन में, और ये हर एक बच्चे के लिए ज़रूरत है। मान लीजिए कुछ भी काम करके वो कमा लेगा, लेकिन अगर वो पैसों के पहचान नहीं है उसके अंदर कि इसमें ये कितने का है, 50 का है, 20 का है, इसको ये नहीं पता, तो वो कैसे कुछ खरीदेगा? तो किसी और के सहारा में रहना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए फंक्शनल एकेडमिक्स भी ज़रूरत है। तो यही स्पेशल एजुकेशन का मेन रोल होता है। क्या क्या थ्रेट्स आते हैं बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देने में? क्योंकि क्या होता है, थेरेपी मोस्टली क्या थेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सिखाया ऐसे उसको रिपीटेडली करना है। स्पेशल एजुकेशन थोड़ा इंटेलेक्ट से आ जाता है, तो उसको सिखाने के लिए शुरुआत में एक तो वो बच्चे जो डिसेबल नहीं है उनको भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है सिखाना। वो बच्चे जो किसी तरह की डिसेबिलिटी से डील कर रहे हैं या किसी बिहेवियरल इशू से डील कर रहे हैं, तो उनको कितनी मुश्किल आती है ये सिखाने में, कितनी जल्दी वो सीख जाते हैं, या क्या मुश्किलें आती हैं उनके साथ डील करने में, या अगर वो मुश्किलें आती हैं तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि मतलब चीज़ें और आसान हो जाए उनके लिए। मैं पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास स्पेशल एजुकेटर के पास जो भी पेरेंट आएंगे बच्चों के साथ, तो हम पहले जांच करेंगे कि ये बच्चा कौन से लेवल पे है। तो बेसिकली 3 स्टेजेस है, 3 लेवल है। तो एक हो गया एजुकेबल, शिक्षा लेने के लायक, दूसरा हो गया ट्रेनेबल, और तीसरा हो गया ट्रीटेबल। तो ये एजुकेबल लेवल में क्या होता है, हम सिखा सकते हैं, चाहे वो टाइम लेगा, वक्त लेता है, फिर भी हम सिखा सकते हैं। और दूसरा लेवल ये है कि ट्रेनेबल, जिनको सिर्फ ट्रेनिंग दे सकते हैं कुछ कुछ काम करने में। और तीसरा है ट्रीटेबल, जो बच्चों को ज़्यादा लेवल का डिसेबिलिटी होता है, वो किसी के सहारे में ही रहते हैं,
ये अपने आप से खुद से अपना काम भी कर नहीं पाते हैं। तो जब बच्चे एजुकेबल लेवल में हैं या ट्रेनेबल लेवल में हैं तब उनको हम सिखा सकते हैं। तो हमने पहले लेवल पहचान लिया। तो हम शुरुआत, अगर बच्चा एजुकेबल है तो नॉर्मली स्कूल में जैसे सिखाते हैं वैसे हम भी स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी लेवल्स होता है। प्री एकेडमिक स्किल्स जो हम स्कूल में स्टार्ट करते हैं वो एकेडमिक स्किल्स होते हैं, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं, नंबर स्टार्ट करते हैं। लेकिन पढ़ने के पहले एक लेवल होता है प्री रीडिंग स्किल या प्री राइटिंग स्किल, जो पहले स्टेज होता है। तो उसमें क्या होता है, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना, जैसे कि हमने डॉट्स डाल दिया तो उसके ऊपर ट्रेस करना या एक डॉट से दूसरे डॉट का ज्वाइन करना, ये प्री राइटिंग स्किल हो गया। तो एकेडमिक स्टार्ट करने के पहले भी बहुत सारे स्किल्स हैं, उसके बाद ही वो एकेडमिक्स में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम शुरुआत करते हैं। और जैसे अपने बिहेवियर के बारे में बोला है तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। हम साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी थेरेपीज में इंक्लूड करते हैं। तो EIC में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हैं। जो ये होता है कि सारे थेरेपिस्ट एक साथ बैठ के एक बच्चे के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस बच्चे को इस थेरेपी में क्या क्या कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी में क्या कर रहे हैं और OT में क्या कर रहे हैं, ताकि सबको सारे थेरेपी के बारे में पता भी होगा और इसको एक ही थेरेपी में सारा कुछ दे सकते हैं मिला के। पेरेंट्स की जनरली क्या क्या क्वेरीज होती है, मतलब कितनी आसानी से वो एक्सेप्ट कर पाते हैं EIC में आना, और EIC में आने के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, उनकी क्या क्वेरीज होती हैं बेसिकली EIC आने से पहले, ताकि वो श्योर हो सकें कि हाँ भाई EIC की ज़रूरत है हमारे बच्चे को। क्योंकि ये शुरुआत में एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ी मुश्किल बात है कि उनका बच्चा किसी तरीके के इशू से डील कर रहा है या बिहेवियरल इशू से डील कर रहा है। पहली बात तो रिकग्नाइज करना ही मुश्किल है। जितने लक्षण है यूजुअली हम ले लेते हैं कि बच्चा शैतानी कर रहा है या ये ज़िद्दी ही है, हम ऐसा मान लेते हैं। कुछ कुछ इश्यूज इतने सिमिलर हैं बच्चे के नॉटीनेस से कि पेरेंट्स यही काफ़ी दिनों तक सोचते रह जाते हैं कि मेरा बच्चा तो शैतान है। तो उनको ये समझा पाना, ये कितना बड़ा टास्क होता है आप लोगों के लिए? पहले एक चीज़ है कि पेरेंट्स को पहले एक्सेप्ट करना है कि मेरे बच्चे के अंदर ये दिक्कत है। तो हम सिर्फ ये सोच के कि दुनिया से छुपाने के लिए सोच के आप अगर घर में बैठे रहोगे या बच्चों को छुपा के रहोगे तो बच्चे के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है कि मेरे बच्चे में ये दिक्कत है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे थेरेपी दे के इसका लाइफ का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ये थेरेपी देके। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा ये है कि हाँ, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आने के बाद भी उनको ये लगता है कि मेरे बच्चे में मतलब वो 1 साल के बाद बात कर लेगा, बोल लेगा, अभी चल लेगा, दूसरे बच्चे भी ऐसे ही देर में ही बात किया, ये किया। तो मान लीजिए अगर आपको जुकाम हो रही है, ये बुखार है, ठीक है, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करने से आपको क्या नुकसान हो रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई दिक्कत है लेकिन आपने नहीं देखा तो वो बढ़ भी सकती है। तो ये अच्छी बात है अगर आप एक बार आके असेसमेंट कर लीजिए या एक बार टेस्ट कर लीजिए, एक एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ ये ठीक ही चल रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो ये 6 साल के अंदर जो भी आप थेरेपी देते हो, क्योंकि यही उम्र है जिसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, आपका ब्रेन डेवलपमेंट 90% कंप्लीट हो जाती है इस उम्र के अंदर ही, और बाकी जो फिजिकल डेवलपमेंट भी इसी एज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो जब डेवलपमेंट पीरियड में है, जब बच्चा बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, सीखने के एज है, तो हम सिखा सकते हैं। अगर वो सीख गया, वो मैच्योर हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट हो गया डेवलप, तो उसके बाद इसको मोल्ड करना या सिखाना, चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए 6 इयर्स के अंदर जांच करना, चेक कर लेना अच्छी है। तो पेरेंट्स की क्वेरीज क्या क्या होती हैं आपके पास आने के बाद? क्योंकि पहली चीज़ तो EIC तक आना ही उनके लिए एक बड़ा टास्क होता है कि ऑब्जर्व करें, समझें खुद को कि उनको EIC की ज़रूरत है। EIC मतलब अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की ज़रूरत है उनके बच्चे को। तो आने के बाद उनकी क्या क्वेरीज होती हैं ऑलमोस्ट, जो आपको लगता है कि लिसनर्स को बतानी चाहिए कि ये दिक्कतें हैं, तो उस बच्चे के पेरेंट्स को जो है वो EIC की तरफ आना चाहिए। ये क्वेरी है तो उनको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो थेरेपिस्ट हैं और जो स्पेशल एजुकेटर हैं, दे आर फॉर देम। पहले हमें कब अवेयर होना चाहिए, हमारे बच्चे की तरफ हमें कब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जब ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो बोलते हैं, जैसे कि नेक कंट्रोल, गला का कंट्रोल होना या बैठना, फिर क्रॉलिंग करना, फिर खड़े होना, वॉकिंग करना, ये इसका एक टाइम होता है। जैसे कि 6 महीने में गला कंट्रोल हो गया, बैठ गया, 1 साल के अंदर वो चलना शुरू कर दिया, 1 साल के बाद पहला शब्द बोल दिया, तो ये सब का हमारा माइलस्टोन्स होता है। तो उस समय के अंदर उसने अगर ये सब कर लिया तो बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट के स्पीड में चल रहा है।
अगर ये लेट हो रहा है, जैसे कि 1 साल हो गया तब भी वो बैठ नहीं पा रहा है या गला का कंट्रोल नहीं हो रहा है, चल नहीं पा रहा है, जो टाइम से ज्यादा देर हो रहा है, 2 महीने ज्यादा देर हो रहा है या 3 महीने, अभी 6 महीने भी हो गया, फिर भी ये बच्चा ये अचीव नहीं कर रहा है जो नॉर्मल बच्चे टाइम पे करते हैं, तभी आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा और जांच करना जरूरी है। तो ये पहला क्वेरी है। तो ये सब आपका सिम्टम्स हो गया देखने का और रेड फ्लैग्स हो गया। तो जब आप आओगे तो पेरेंट्स जो आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, पूरी तरफ से ठीक हो जाएगा। हम पहले देखते ही हम बता नहीं सकते हैं कि पूरी तरफ से ठीक हो जाएगा नहीं। जैसे मैंने पहले भी बोला है 3 लेवल्स होता है, एजुकेबल, ट्रेनेबल और ट्रीटेबल। ये सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में ही नहीं है बल्कि सारे थेरेपीज में यही 3 लेवल्स है। एजुकेबल के मतलब ये है कि हम थेरेपी दे के थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनेबल है तो सपोर्ट के साथ, थोड़ा सपोर्ट जैसे कि फिजिकल एड्स या एक्स्ट्रा एड्स के साथ, सपोर्ट के साथ हम इसको फंक्शनली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तीसरा ये है कि वो ट्रीटेबल ही है कि कोई इसको ट्रीट करते ही रहना पड़ेगा, जब तक बच्चा है तब तक उसको जरूरत पड़ेगा कोई सहारे की। तो जब हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि ठीक हो जाएगा, इसका सिर्फ यही आंसर है कि हर एक बच्चे अलग होते हैं, जैसे कि हम भी अलग अलग होते हैं, हमारा कैपेसिटी भी अलग होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। वैसे ही बच्चों की कैपेसिटी, टैलेंट, स्किल्स सब अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो हम पूरे तरफ से कोशिश करेंगे कि वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाए। हमारा सिर्फ यही मोटिवेशन है कि वो खुद का काम खुद कर ले। हमारे बाद उसका क्या होगा, ये सवाल होता है पेरेंट्स के अंदर कि हमारे जाने के बाद इसको कौन ख्याल रखेंगे या कौन देखेंगे। तो वही हमारा जिम्मेदारी है कि हम इनको इतना इंडिपेंडेंट बनाएंगे, चाहे वो कम सहारे में, मतलब इतना भी किसी के सहारे में ना रह के, मतलब कम से कम वो खुद का काम जैसे कि टॉयलेटिंग, खाना खाना या कुछ खरीदना, थोड़ा सा काम करके अपने लिए कमाना, इतना ट्रेनिंग के लिए हम अभी से शुरुआत करेंगे ताकि जब वो बड़ा हो जाएगा इंडिपेंडेंट रहेगा। मैम बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो शुरुआत में एकदम नॉर्मल लगते हैं, हमें लगता है कि वो समय पर बोल रहे हैं या उनकी गर्दन भी फिक्स है, सही है, बातचीत करते हैं, उनके डेवलपमेंट में ऐसा कुछ इफेक्ट लगता नहीं जिसकी वजह से हमें लगे कि उन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या किसी थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो कुछ ऐसी मिस्चीवनेस उसके अंदर नोटिस करो कि लगता है कि नहीं वो सब चीज़ों में तो अच्छा है, या पढ़ाई के किसी सेक्शन में या स्पोर्ट्स में मतलब उस पर कम ध्यान दे पा रहा है, या उसकी ध्यान भी दे रहा है तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा है जितना एक एवरेज बच्चे का आना चाहिए। तो क्या ऐसे बच्चों को भी EIC की तरफ लाना ज़रूरत होता है या नहीं होता है, कुछ इसके बारे में बताइए। जो आपने बोला है ये सिम्टम्स है SLD का। SLD ये है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें सब लोग ने तारे ज़मीन पर मूवी देखा होगा, तो उसमें भी यही लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो उस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, सारे अक्षरों उल्टे सीधे दिखते हैं, जैसे कि स्मॉल लेटर P और Q में कन्फ्यूशन, या A और B में कन्फ्यूशन, B और D में कन्फ्यूशन, मैं बोल रही स्मॉल लेटर्स के, ये उल्टा सीधा दिखना, M एंड W में कन्फ्यूशन। तो ये सब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का सिम्टम्स है। तो बच्चे बहुत नॉटी हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर, बाकी समय बच्चे ठीक लगते हैं, सारे बातें सुन लेते हैं, अच्छे से बात करते हैं, जो भी सवाल पूछेंगे अच्छे से जवाब भी देते हैं। लेकिन अब लिखने के लिए बोलोगे तब कुछ बहाना बनेगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे वॉशरूम जाना है, बार बार ऐसे बहाना करके एस्केप करने के लिए सोचेगा, कोशिश करेगा, नहीं तो बहुत देर करेगा। जो हम 1 मिनट में वो लिख सकता है, बाकी सब लिख सकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके लिखेगा। ये सब SLD का ही सिम्टम्स है। तो इनके लिए भी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। तो स्पेशल एजुकेशन में हम स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन का क्या अंतर है, क्या फर्क है। जो नॉर्मली सिखाते हैं उसका जो प्रीवियस लेवल होता है, जो बेसिक लेवल होता है, उसको हम सिंप्लीफाई करके, जैसे बच्चों को और भी समझ में आएगा, खेलने के तरीके से, जैसे कि प्ले वे मेथड होते हैं वैसे भी हम सिखाते हैं ताकि उसको ओरिएंटेशन अच्छे से हो जाए। तो इन बच्चों के अंदर क्या दिक्कत होती है, ओरिएंटेशन की कमी होती है, जैसे कि AB अल्फाबेट्स का उनको स्ट्रांगली समझाया नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट उनको ठीक से समझ नहीं आया, इसीलिए उनको कन्फ्यूजन हो रही है। तो वो हम ठीक करेंगे। और भी इंटेलेक्चुअली और भी लेवल्स है, कॉग्निशन डेवलपमेंट बोलते हैं, तो उसमें हम काम करेंगे। थोड़ा एक्टिविटीज है जिसके साथ हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल रिलेशनशिप हो गया, अटेंशन एक्टिविटी हो गया, या ट्रैकिंग हो गया, ट्रेसिंग हो गया। सो ये सब एक्टिविटी करने से क्या होगा, इनका ध्यान देने के लेवल या इंटरेस्ट ये सब बढ़ेगा। तो इनके लिए भी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है। ऑलरेडी स्कूल्स में भी एक क्लासेस होते हैं जैसे कि रेमेडियल क्लास या स्पेशल क्लास बोलते हैं, तो वही है स्पेशल एजुकेशन। तो इनके लिए भी EIC में आना बहुत फायदा होगा। ये बात होगी मैम कि EIC बच्चे आते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो मतलब जैसे आपने बोला कि
3 टाइप के डिसेबिलिटी जो है आप लोग फाइंड आउट करते हैं, तो वो मतलब एकदम प्री लेवल पे होती है या मॉडरेट कंडीशन में होती है या रिस्की होती है। तो ज़्यादातर बच्चे किस कंडीशन में आते हैं और मतलब कितनी, मतलब एज सच तो ऑब्वियसली नहीं बताया जा सकता कि एकदम ठीक हो जाएगा बच्चा या कैसे हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या देखी गई, क्या फ़र्क होता है जब बच्चा EIC के पहले था और बाद में। मैक्सिमम जो केसेस हैं, एक एवरेज हम बता सकते हैं कि हाँ इतना फ़ायदा तो आपको हो ही जाता है। अगर बच्चे सपोज कि अभी 0 लेवल पे है तो 30 तक पहुंच जाता है, 30% तक एक्सेसिबिलिटी में 40% पहुंच जाता है, मतलब लगभग एक अप्रॉक्सीमेट होता है ना कि क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, जिससे कि रिस्पॉन्स जाने के बाद पेरेंट्स में एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं अगर हम जाएंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा, कुछ तो डेवलपमेंट होगा बच्चे का, जो हम इफेक्ट कर रहे हैं वो हमारी परेशानी दूर होगी। इसमें परसेंटेज की बात करेंगे तो जो डेवलपमेंट या थेरेपीज 6 साल के बाद मिलता है, उससे जो रिजल्ट मिलता है उससे डबल द टाइम रिजल्ट या इफेक्ट 0 to 6 ईयर्स के अंदर जो थेरेपी मिलते हैं उससे मिलते हैं। तो इसमें भी हम अभी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अंदर फ़र्क पड़ती है, मतलब डिफरेंस होते ही हैं। डेवलपमेंट एक जैसे नहीं हो सकता है, बच्चे के हिसाब से ही हम कर सकते हैं। अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में है, अगर वो बॉर्डर लाइन टू माइल्ड लेवल में है, तो रिस्क में जाने से हमें बचा सकते हैं बच्चों को कि उसको डिसेबिलिटी ही ना हो। अगर बॉर्डर लाइन टू माइल्ड लेवल में है, इंटेंसिव थेरेपी हम 6 साल के अंदर देंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम इसको डिसेबिलिटी से ही बचा सकते हैं। लेकिन बॉर्डर लाइन टू माइल्ड लेवल के अंदर के बच्चे, अगर माइल्ड टू मॉडरेट लेवल है तो उसको सिवियरिटी बढ़ाने से हम रोक सकते हैं। जो माइल्ड लेवल में है वो माइल्ड लेवल के साथ ही वो फंक्शनली जैसे वो नॉर्मली बिहेव करेगा वो हम अश्योर कर सकते हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर लेवल में है तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंसी ही हम कर सकते हैं विद सपोर्ट। ऐसा नहीं कि वो अकेले खुद से वो डेवलप हो जाएगा, नहीं, लेकिन सपोर्ट के साथ वो खुद कर लेगा। ऐसा नहीं कि पेरेंट को ही करना पड़ेगा, नहीं, सपोर्ट के साथ वो खुद कर सकता है बच्चा। मैम एक मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चे को डिसेबिलिटी है तो वो ज़रूर या तो मेडिकल इशू है या न्यूरोलॉजिकल है। बहुत कम लोग होती हैं जान पाते हैं कि नहीं बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, वो भी EIC में डील हो सकता है। उन्हें लगता है कि नहीं वह मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलता है या बोल रहा है तो उसको और कोई दिक्कत तो है ही नहीं, जाना नहीं। मतलब ये दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर डिसेबिलिटी है तो वो या तो न्यूरोलॉजिकल इशूज़ हैं उसको, या तो कोई फिजिकल इशू है, मतलब कोई डैमेज है बहुत बड़ा, तभी हमें EIC जाना है या किसी मेडिकल हेल्प लेनी है, थेरेपिस्ट हेल्प लेनी है, अदरवाइज हमें नहीं लेनी है। तो उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? आजकल बच्चों में बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हैं। आजकल के ज़माने में बच्चे बहुत जिद करते हैं, जिद्दी होते हैं, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं रीज़न बन जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे जिद करते हैं ना तो उनको उस जिद पूरे हो जाती है, पेरेंट्स दे देते हैं जब भी बच्चे जिद करता है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि ये छोटा है, मेरा एक ही बेटा है, पहला बेटा है और बच्चा है, जिद करता है, ठीक है हम जब वो बड़ा हो जाएगा हम सिखाएंगे। नहीं, यही बड़ा गलती है। तो हमें क्या करना है, अभी से जो छोटे बच्चे हैं तभी से सिखाना शुरू करना है, क्योंकि अगर अभी ये जिद करना सीख लिया और डिसेबिलिटी भी है तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जब भी वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और भी जिद भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो समझ लेगा, सीख पाएगा, नहीं। तो हमें अभी से शुरू करना है। और EIC में क्या होता है, हमें सारे थेरेपिस्ट बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं थेरेपी के साथ, लेकिन हमारे पास स्पेशलिस्ट भी होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो पीडियाट्रिक कंसल्टेशन के साथ काम करते हैं और जो बच्चों के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो और भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप बोलोगे कि काम करो, आपके बात ही नहीं मानता है, तो वो कैसे सीखेगा? अगर पेरेंट की बात ही नहीं मान रहा है तो क्लास में टीचर की बात कैसे मानेगा? और आपने इसको और भी सिखाया कैसे जिद करना है, क्योंकि अभी 5 मिनट के लिए रोएगा, आपने टॉफ़ी दे दिया, फिर कल 10 मिनट के लिए रोएगा, फिर टॉफ़ी दोगे, फिर आप मना करोगे कि नहीं आपको रोना नहीं है, मैं टॉफ़ी नहीं दूंगा। लेकिन वो क्या करेगा, ऑलरेडी वो सीख गया है, 10 मिनट के लिए रोने का प्रैक्टिस हो गया है इसको, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा ही। अभी 15 मिनट के लिए रोएगा, फिर 1 घंटे के लिए रोएगा ही रोएगा, क्योंकि उसने सीख लिया अगर हम रोएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शायद पेरेंट्स को नहीं पता, इसीलिए हम एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, डील करना है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप इसको थप्पड़ लगाओ या इसको मतलब डांटो तो ये सुधर जाएगा, सीख जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के लिए डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से इनको मनाना भी है, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इनको मना रहे हैं। इनको स्ट्रिक्ट भी रहना है, लेकिन उसको अफेक्ट भी नहीं होना चाहिए साइकोलॉजिकली।
क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं और आजकल के जनरेशन में भी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। पहले तो हमारे पुराने ज़माने में क्या बोलेंगे, दादाजी दादी जी चाचा चाची पूरे परिवार होते हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो ही जाता है। कोई ना कोई स्ट्रिक्ट होते हैं और कोई इसको प्यार देते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। तो आज मदर एंड फादर ओनली आर देयर, पेरेंट्स ही हैं, तो एक अगर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो दूसरा प्यार करेंगे तो फिर भी बैलेंस नहीं होता, क्योंकि एक तो बिजी होते हैं लाइफ में काम करने में, तो एक ही टाइम दे पाते हैं, मम्मा टाइम दे पाते हैं या पापा टाइम दे पाते हैं, तो एक ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो नहीं पाते हैं और ज़्यादा प्यार भी नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है वो हम बताएंगे थेरेपिस्ट एक्सपर्ट्स। मैम इतनी सारी बातें सुनकर ज़रूर हमारे लिसनर्स को लग रहा होगा कि नहीं, अगर उनके बच्चे को ये दिक्कत है तो उनको आना चाहिए, या आसपास ऐसे कोई बच्चा जो उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूरत है तो EIC का रुख करना चाहिए उनको। तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो पेरेंट्स जो बहुत दूर हैं या EIC के मतलब ऐसे रूरल एरिया में हैं जहाँ पे उनके लिए EIC की तरफ आना मुश्किल है, कि पता चले 3 घंटे ट्रैवल ही करना पड़ रहा है, तो उनकी अपनी लाइफ भी सफ़र होती है पेरेंट्स की, और फिर उन्हें लगेगा कि मतलब बाकी उनके काम हैम्पर होंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए क्या फैसिलिटी NIEPVT देहरादून देता है? हमारे पास एक सर्विस ऑप्शन है, जैसे कि बहुत दूर से आते हैं, रोज़ नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ पे एक महीने में एक हफ्ता, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्किंग डेज होते हैं, तो वो 5 दिन यहाँ पे रुक के हम यहाँ पे अकोमोडेशन फैसिलिटी देते हैं, 5 दिन यहाँ पे रुकने का और खाने पीने का भी। तो यहाँ पे रुक के सर्विसेज ले सकते हैं, सारे थेरेपिस्ट का एडवाइस ले सकते हैं, और हम यहाँ पे 5 दिन इनको थेरेपीज भी करेंगे, बच्चे को थेरेपीज देंगे, और पेरेंट्स को होम प्रोग्राम उस हिसाब से बच्चे को जांच करने के बाद हम होम प्रोग्रामिंग बना के उनको बताएंगे, और वो हर महीने में ऐसे 5 दिन यहाँ पे रुक के टेस्ट कर सकते हैं, या 2 महीने या 3 महीने के बाद जो हम होम प्लान दे रहे हैं वो अचीव करने के बाद यहाँ पे आके फिर अपडेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। तो सबके लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे जो EIC है, आप ऐसे मत सोचिए कि ये डिसेबिलिटी सेंटर है, मेरा बच्चा मतलब थेरेपी लेने के लिए जा रहा है, यहाँ पे पूरा डिसेबिलिटी हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं। आप ऐसे सोच के मत आइए। यहाँ पे ना जो प्री स्कूल होते हैं, जहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं, मिलजुलते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होती है। हम यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि सेलिब्रेशन हो गया, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल डे, जो भी होता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी, ये एक प्रिपरेटरी स्कूल हो गया, ये स्कूल के जैसे ही है। तो यहाँ पे आपके बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अच्छे से खेल सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, बहुत खुशियाँ मिलती है बच्चों को। ऐसा नहीं कि ये डिसेबिलिटी है, ये है, वो, ऐसे मत सोचिए, ऐसे अपने आप को रोकना नहीं है। तो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। हाँ, ये मेरा सवाल था एक्चुअली मेरे मन में, अच्छा हुआ कि आपने ये खुद से बता दिया। तो ये था कि बच्चे कितना इन्वॉल्व होते हैं EIC, क्योंकि जितना मैंने EIC को देखा है, बहुत ही कलरफुल एटमॉस्फेयर होता है, मतलब हमें भी लगता है अच्छा ठीक है आज हमें EIC जाना है, तो बच्चे अक्सर खुश नज़र आते हैं, या उनको जाना होता है तो वो नाराज़ से हो जाते हैं कि मतलब अभी मुझे जाना है, तो बड़े खुश खुश से रहते हैं, खेलते रहते हैं यहाँ वहाँ, ऐसा लगता नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल किंडरगार्टन वाली फीलिंग आती है। क्योंकि क्या होता है ना, पहले अभी जैसे कोरोना के पहले हम देखेंगे तो बच्चे एक जगह घुल मिल के क्या होते थे, एक साथ खेलते थे। अभी तो क्या है कि बच्चों की हैबिट इन 2 सालों में बदल गई है बहुत ज़्यादा, वो अंदर अंदर रहने लगे हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताने लगे हैं। बट पहले क्या था, एक साथ खेलते थे, तो बहुत जगह ऐसे होती, चाहे साइकोलॉजिकल इशू चाहे बिहेवियर इशू है, वो आसपास एक दूसरे के साथ देख देख के वो सही हो जाती थी। पर अभी बच्चों के साथ क्या है कि वो ग्रुप नहीं मिल पाता, उनकी जो विजनरी है वो देखिए 1-2 लोगों को रही है, मुश्किल से 5 लोगों को वो दिन में मिल रहा है, तो वो बहुत कम चीज़ें, उसके जो सीखने के चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं। तो एक तरीके से आपने बहुत सही नाम दिया कि एक प्रिपरेटरी स्कूल की तरह आप ले लो, कि आप जहाँ बच्चा आएगा वहाँ पे और ज़्यादा लोगों से मिलेगा, घुलेगा और देखेगा, तो और ज़्यादा सीखेगा। तो आप उसको ऐसे मत लो कि हम बीमार हैं तो ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, या हमें पढ़ना है तो ही स्कूल जा रहे हैं। किंडरगार्टन में आप बच्चे को छोड़ के माँ बाप कितने बेफिक्र हो जाते हैं। तो वैसे ही आना है, बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है कि आपको रूटीन मेंटेन रखना है, राइट? वैसे थैंक यू गायत्री मैम, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए, जो बहुत काम आएगी आई होप हमारे श्रोताओं को, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। मैंने पहले भी ये चीज़ बोला है कि अगर उनका बचपन सही है तो उसकी जो यंग लाइफ है वो अच्छी जाती है, और यंग लाइफ अच्छी जाती है तो ही उसका जो है ओल्ड एज अच्छा जाता है। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम आपसे EIC का जानकारी लेकर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH देहरादून।
यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं।